आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो भी हमारा रनिंग टॉपिक है नरेशन, उसी के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो सेंटेंस किस तरीके से चेंज करते हैं और किस तरीके से टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बेसिक से मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है हमारा, क्लियर है। और कैसे यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का भी है तो भी आपका जो यूनिवर्सल ट्रुथ का जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है। फिर मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको कि से को टेल में या सेज को टेल्स में या सेड को अगर हम टोल्ड में कन्वर्ट करें तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। और आज हम लोग क्या करेंगे, अपना इसी के एडिशन में है कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है। तो अभी तक तो हमने एजर्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी, नॉर्मल स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करी। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास है नरेशन में, तो कैसे डील करना है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट से। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, मैंने क्या करा, सिंपल प्रेजेंट से अपना स्टेटमेंट चुना है। क्लियर है। आपको एक चीज और समझनी है, देखिए। ठीक है, कि इसमें सब्जेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट नरेशन में। इसमें क्लियर कट जो रूल बुक्स में मेंशन होता है मैंने नहीं बताया। मैंने खाली एनालिसिस के और थॉट प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि किस तरीके से आप एनालाइज करके आइडिया लगा सकते हो कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको कौन सा अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन यूज होना है। ठीक है, ये मैंने आपको आइडिया के थ्रू बताया था। अब देखो, यहां पे जो पहला प्रश्नवाचक वाक्य मैंने पिक करा है वो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू यू प्ले क्रिकेट। कि राम सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें WH वर्ड होता है, ठीक है ना, और कुछ हमारे पास कैसे होते हैं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स जहां पे हम लोग डायरेक्टली अपनी हेल्पिंग वर्ब से हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे हमने किसका प्रयोग कर रखा है, हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब के केस में कैसे करना है, डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव टाइप जो स्टेटमेंट होते हैं वहां पे कैसे मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को चेंज करना है, वही अब इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो, राम सेड टू मी, अभी तक हमने क्या कहा था कि अगर से वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, से या उसकी फॉर्म का, से की जैसे कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड सेड और थर्ड फॉर्म भी सेड है। अगर से और उसकी किसी भी फॉर्म का अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, टेल में। से है तो टेल करेंगे। कंडीशन कब है, अगर से के बाद यही होता है, राम सेज टू मी है तो राम टेल्स मी हो जाता। अगर सेड टू मी है तो टोल्ड हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो क्या मैं यहां पे टोल्ड लगाऊं, नहीं। टोल्ड क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टोल्ड हम तब कर रहे थे जब सेंटेंस में कोई जनरल इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। यहां पे मैं जनरल इंफॉर्मेशन मुझे मिल नहीं रही है, यहां पे एक इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने एक क्वेरी रेज करी है। क्लियर है। तो यहां पे जो आपका वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड नहीं होगा यहां पे, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। पूछने के लिए हमारे पास कौन सी वर्ब होती है, आस्क। तो क्या आ जाएगा, राम आस्क्ड मी। क्लियर है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, आप यहां पे आस्क्ड टू मी नहीं बोलेंगे, ये नहीं करना है। तो राम आस्क्ड मी। क्लियर है। दूसरी बात, इससे पहले वाले जो एजर्टिव स्टेटमेंट्स वाले जो वाक्य थे, जो हमारे पास जो सेंटेंसेस थे, वहां पे मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट। यहां पे द केस इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइट डिफरेंट, एंड दैट इज कि यहां पे आप लोग इंटरोगेटिव स्टेटमेंट अगर है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगाओगे, इफ या वेदर। क्लियर है। क्या हर जगह इफ और वेदर लगता है, नहीं। तो कब कब लगता है इफ और वेदर, सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य की भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरी मतलब मैं किस हिसाब से कैटेगराइज कर रहा हूं, या तो आंसर हां या ना में आएगा, या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, कि सेंटेंस में क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। यहां पे जो आंसर है वो किस में आएगा, यस और नो में। तो यस और नो वाले जो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या करते हैं, इफ और अदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो राम आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा डू यू। तो यहां पे यू कौन है, मैं। राम ने मुझसे कुछ पूछा, क्या पूछा, कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यहां पे ये मी कौन है, यू। क्लियर है। तो अब जब इनडायरेक्ट नरेशन में मैं बनाऊंगा इसको अपना सब्जेक्ट, तो यहां पे यू कौन है, मैं, मेरे बारे में बात हुई है, तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई, क्योंकि यहां पे मैं सब्जेक्ट हूं। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो राम आस्क्ड मी इफ या वेदर आई। दूसरी चीज, यहां पे जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस की। तो इसका मतलब ये वाक्य किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, इफ या वेदर आई प्लेड क्रिकेट।
ये मैंने क्लॉज रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर हो जिनको हमने कनेक्ट कर रखा है WH वर्ड से, तो कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में बताया है। वहां से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इससे कंक्लूजन और निकल के आता है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन में एक नॉर्मल फॉर्म अटेन करता है, मतलब एसर्टिव सेंटेंस के तौर पर हम उसे यूज करेंगे, वो प्रश्नवाचक वाक्य अब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो डू यू का डिड यू प्ले क्रिकेट गलत हो जाएगा, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहता है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है, ये ऑलरेडी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुका हूं। तो इफ और वेदर का इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल और पिक करा जो अगेन किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। दोनों में फर्क क्या है कि है प्रश्नवाचक ही, ये अवस्था का है, स्टेट का है। क्लियर है, और यहां पे ये कैसे एक्शन का है। देखो यहां पे मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब नहीं है, यहां पे एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल मैंने कर रखा है। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात, आप कंफ्यूज मत होना, ये आई कि ये आई किसके लिए है, यहां पे ये मेरे लिए है या राम के लिए। तो आपको एक चीज समझनी है कि डायरेक्ट नरेशन में अगर मैं किसी से कह रहा हूं कि मैंने उससे कहा, ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पे आई का प्रयोग कर रहा हूं तो समझ जाना कि डायरेक्ट नरेशन में ये आई कौन होगा, ये। अंडरस्टूड है ये। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है ना, कि एम आई ऑडिबल टू यू पीपल, मान लो आप मेरा लेक्चर अगर लाइव सेशन में है, क्लियर है, और लाइव सेशन में मैं क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि वीडियो की क्लैरिटी कैसी है, ऑडियो की क्लैरिटी कैसी है, तो वो पूछ रहा हूं एम आई ऑडिबल। समझ में आया, तो मैं आई तो बोलूंगा क्योंकि मैं अपने से रिलेटेड कोई चीज को रेफर कर रहा हूं, तो वो हो गया डायरेक्ट नरेशन। तो यहां पे आई कौन है, ये राम है। राम सेड टू मी एम आई इंटेलिजेंट। इसको मत सोचना कि राम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं होशियार हूं, तुम सोच रहे हो यहां पे ये आई मी हो गया, नहीं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि एम आई इंटेलिजेंट, कि क्या वो होशियार है। क्लियर है, तो यहां पे ये आई कौन होगा, राम। ठीक है, और यहां पे मी कब होता, अगर मैं लिखता आर यू इंटेलिजेंट, राम सेड टू मी आर यू इंटेलिजेंट, अब इसका मतलब यू कौन हो गया, मी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, राम आस्क्ड मी। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। इफ या वेदर आई वॉज इंटेलिजेंट, राम आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वॉज इंटेलिजेंट। कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, राम ने मुझसे पूछा, क्लियर है, इफ आई वॉज इंटेलिजेंट। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुका हूं ये। ठीक है, क्लॉज रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम लोग, उसी को हमने यहां पे अप्लाई करा है। तो राम ने मुझसे पूछा इफ या वेदर आई वॉज इंटेलिजेंट, एम आई इंटेलिजेंट, तो मैंने क्या, इसका वॉज आई इंटेलिजेंट नहीं लिखना है, प्रश्नवाचक वाक्य ये इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं रहेगा, ये बनेगा नॉर्मल सिंपल पास्ट का। आप बोलोगे यहां भी सिंपल पास्ट का बनाया, यहां भी सिंपल पास्ट का बनाया, ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां वर्ब देखो कैसी है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है, पास्ट टेंस की। अगर ये होता राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है एम आई इंटेलिजेंट, कि क्या वो होशियार है, तो राम, ठीक है ना, कि राम आस्क्स मी इफ या वेदर ही वॉज इंटेलिजेंट। ठीक है, अच्छा यहां एक गलती हो गई वो यही, यहां पे क्या आएगा, सॉरी ही, यहां पे आए मतलब राम खुद को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हो गया हमारे लिए। राम अगर मुझसे कहता कि आर यू, तब मैं होता। ठीक है, वो चलो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा गलत लिख दिया। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। अगर यहां पे आता राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है एम आई इंटेलिजेंट, क्या वो होशियार है, तो मैं लिखता राम आस्क्स मी इफ या वेदर ही इज इंटेलिजेंट, तब टेंस में कोई चेंज नहीं आता, तब यहां पे सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनता। और क्योंकि राम ने मुझसे कुछ पूछा और जो चीज उसने पूछी वो राम से रिलेटेड थी, थर्ड पर्सन से रिलेटेड थी, इसलिए यहां पे ही लगता और इज आ जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसमें इस तरीके से वाक्यों को आप इसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल के साथ। बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है, राम सेड टू मनीष हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट और नॉट। ठीक है, अब मैंने क्या करा, और नॉट का प्रयोग करा। आपने फिर से देखा कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट जो है उसमें उसकी फॉर्मुलेशन में मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रखा है। इसका मतलब कंजंक्शन के तौर पे इस वाले वाक्यों को, ठीक है ना, इस वाले वाक्य के साथ कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर में से, या इफ या वेदर में से कोई एक या दोनों आएंगे। ठीक है, अब देखो, राम सेड टू, पास्ट है, मनीष ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, राम आस्क्ड मनीष। ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हो, चाहो तो राम इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हो, राम इंक्वायर्ड ऑफ, क्योंकि जब किसी से कुछ हम इंक्वायरी करते, कुछ पूछते, तो इंक्वायरी भी होती है। क्लियर है, तो राम इंक्वायर्ड ऑफ मनीष, इंक्वायर के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, क्लियर है,
उनके साथ हम लोग फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक प्रेपोजिशन और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो कुछ सेट है हमारे पास, कुछ सेट ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, जो अपना एक अलग मीनिंग कन्वे करते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। ये हम आगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे लुक इनटू का मतलब कुछ है, लुक इनटू का मतलब क्या हुआ, जैसे लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट, या कि जैसे लुक फॉर, आई वॉज लुकिंग फॉर यू इन द पार्टी। लुकिंग फॉर का मतलब क्या हो गया, आई वॉज मतलब इन योर सर्च, या मैं तुम्हारे को ढूंढ रहा था पार्टी में। सर्च करते हैं तो लुक फॉर, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको मतलब किसी के बारे में इंक्वायरी करना या किसी से पूछना, तो राम इंक्वायर्ड ऑफ मनीष, क्या आ जाएगा, इफ या वेदर। अब देखो सिंपल सी बात है, पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना है। राम ने मनीष से कहा, अब इस राम और मनीष में हम तो कहीं है नहीं, ये दोनों थर्ड पर्सन हो गए, तो चाहे राम के बारे में बात हो रही चाहे मनीष की, आना पर्सनल प्रोनाउन ही है। ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूं यहां कि राम ने मनीष से पूछा है, तो यू, तो यहां पे यू कौन हो गया, मनीष, खाली जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, राम आस्क्ड मनीष इफ या वेदर ही, मैंने कहा था प्रश्नवाचक नहीं रहेगा वाक्य, ऐसा मत करना कि हैव को यहां सीधा हैड लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देखेंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको चीज समझ नहीं, इफ और वेदर के साथ हमने क्या करा, ही का प्रयोग करा। ठीक है, अब देखो यहां वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस की। इसका मतलब जो डायरेक्ट नरेशन वाला जो स्टेटमेंट है किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या आ जाएगा, इफ ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट और नॉट। देखो सिंपल सा वाक्य बिल्कुल एकदम। लो अब यहां पे इंटेरोगेटिव जो साइन है, जो मार्क है, ये भी नहीं लगाना है। तो राम आस्क्ड मनीष इफ या वेदर ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट और नॉट। अब इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आप अपने प्रश्नवाचक वाक्य को और से एंड कर रहे हो तो उस केस में हम लोग इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। वी आर नॉट, वी विल नॉट, मतलब वी विल नॉट यूज, या वी शुड नॉट यूज इफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, और का, जैसे फ्रॉम के साथ टू का बनता है। क्लियर है, बिटवीन के साथ एंड का बनता है। द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 PM टू 5 PM। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 3 PM एंड 5 PM। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी। बिटवीन एंड का मतलब इस इंटरवल के बीच में। फ्रॉम से मतलब फ्रॉम 3 PM टू मतलब 3 से इनिशियल पॉइंट शुरू होने का, और कब तक जाएगी, 5 बजे तक। तो फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन बनता है, बिटवीन के साथ एंड का, उसी तरीके से वेदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, और का। तो अगर इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य कहीं भी देखने को मिले और, तो आप वहां पे फिर इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। इन दैट केस ओनली वेदर विल बी यूज्ड। हाँ, अगर और से वाक्य नहीं खत्म हो रहा है, इफ और वेदर दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। क्लियर है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लगा होगा इससे। टेंस कैसे चेंज करना है, इट इज वेरी इजी टू डू। The only thing you have to remember is कि interrogative statement is not going to be an interrogative statement in indirect narration anymore. You have to remember this thing. उसके लिए present indefinite का फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो देखोगे वीडियो फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, अगर एक ही पार्ट में बनाएगा, क्लॉज रूल से रिलेटेड है वो, कुछ मैंने बोला है जहाँ पे। ठीक है, अगर वो देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये। बाकी अगर नहीं भी देखा होगा, वो नहीं भी समझ में आएगा, तो ये इतनी चीजें देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। क्लियर है, तो चलो एक एग्जांपल और हो जाए इसी बात पे। चलो एक पास्ट टेंस का देखते हैं। ठीक है, इसको घुमाने की जरूरत है नहीं। राम सेड टू हिज फ्रेंड्स डिड यू अटेंड द क्लास टुडे। राम ने अपने दोस्तों से कहा कि क्या तुमने अपनी क्लास अटेंड करी। अब बात है, देखो राम और हिज फ्रेंड्स, हमें एक चीज समझनी है, ये वाली जो स्टोरी है इस वाले सेंटेंस में आप और मैं तो कहीं है ही। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमारा जो इंटेरोगेटिव, सॉरी, जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें हम लोग सिर्फ थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करेंगे। थर्ड पर्सन क्यों, क्योंकि ना तो मैं राम हूं ना आप लोग। राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, राम ने अपने दोस्तों से कहा। ये वाक्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी फिलहाल मैं आपके लिए आई हूं और आप मेरे लिए यू हो। तो राम और उसके दोस्तों में हम कहीं है नहीं, इसका मतलब हमें डील करना है थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन में क्या है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। क्लियर है, अब आपको पता है कि इनडायरेक्ट नरेशन में तो हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पर्सनल प्रोनाउंस का। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर राम ने यहां पे अपने लिए कुछ कहा होगा तो आई का यूज करा होगा, और अगर अपने फ्रेंड्स का यू बोला होगा, फ्रेंड्स को रेफर करते हुए कुछ बोला होगा तो यू का प्रयोग करा होगा। हमने देखा यहां पे यू, तो यहां पे ये यू कौन है, ये यू यहां पे कौन है, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, राम के दोस्त। क्लियर है, तो आओ वाक्य बनाते हैं।
राम आस्क्ड, टू नहीं लगाना, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपने देखा यहां पे डिड यू अटेंड द क्लास टुडे, कि क्या तुम लोगों ने आज क्लास अटेंड की थी, सिंपल पास्ट का वाक्य। मैंने आपको नॉर्मल जब हम एजर्टिव स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं तो हम टेंस चेंज करते हैं। टेंस कैसे चेंज करते हैं मैंने बताया था, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। अगर ये नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो जब मैं इसको बदलूंगा, ठीक है, तो मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन पे किस में चेंज कर दूंगा, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और अगर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, सिंपल पास्ट का अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो उसको हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अब आपने देखा यहां पे क्या है, डिड यू अटेंड, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है। सिंपल पास्ट से भी पुराना क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो आओ, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स इफ या वेदर, दोनों आ जाएंगे क्योंकि सेंटेंस को और से हमने एंड नहीं किया है, इसलिए इफ और वेदर दोनों चल जाएगा। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स इफ वेदर, यू कौन है यहां पे, फ्रेंड्स, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, दे, इफ या वेदर दे, ठीक है। अब ये वाक्य सिंपल पास्ट का, आप इसे अटेंडेड अगर लिख दोगे तो गलत होगा। ऑप्शंस दोनों मिलेंगे आपको, अटेंडेड भी, हैड अटेंडेड भी, पर आपको दिमाग में चीज बिठानी है, सेंटेंस यहां पे सिंपल पास्ट का है, इसका मतलब जो आपका अब जो इनडायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होगा वो किसका होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो इफ दे हैड अटेंडेड द क्लास, और आगे क्या आ जाएगा, दैट डे, लो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, इफ दे हैड अटेंडेड द क्लास दैट डे। ऐसे करना है आपने वाक्य चेंज, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मान लो यहां पे ये आता कि वर यू प्लेइंग क्रिकेट या वर यू अटेंडिंग द सेशन, क्लियर है, तो वर अगर आता वर यू, तो मैंने आपको क्या बोला, सेंटेंस होता पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और सेंटेंस अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है, मान लो ये आता हैड यू अटेंडेड द क्लास, तो फिर हम इस सेंटेंस को एज इट इज ही लिखते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंपल पास्ट को जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में, क्लियर है, और प्रेजेंट परफेक्ट को भी चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें मैं बेसिक से ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरी बात, यहां सर आपने इफ और वेदर दोनों क्यों लिखे, क्योंकि और से मैंने सेंटेंस को एंड नहीं किया। अगर मैं लिखता और नॉट तब वेदर आता, इफ नहीं आता, क्लियर है। तो आई होप इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको WH टाइप जो हमारे इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, 4-5 एग्जांपल उसके बता देता हूं, वो भी सिंपल है एकदम, ठीक है। चलिए देखते हैं, वो वाले इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा फोकस करते हैं जिनमें हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। WH वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट फॉर द क्लास, कि टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा कि आप क्लास के लिए लेट क्यों हो। देखो, इसमें टेंस का जो चेंज होता है वो ऐसा ही रहने वाला है जैसे कि मैंने इससे पहले वाले जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है आपको बताया, वही कहानी होगी। यहां पे अगर सेंटेंस ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, ये स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्लियर है, वैसे तो इंटरोगेटिव में वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो रहना नहीं वाला है, ठीक है ना, पर फिर भी हो सकता है कि मैं पूछ लूं व्हाई इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इस तरीके से आ जाए वाक्य, आपको चीज समझनी है, तब टेंस का चेंज नहीं करना है। अब यहां देखो, ऑलरेडी वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसका मतलब इसका टेंस चेंज होना है। टेंस कैसे चेंज होता है कि जो भी वाक्य हमारा जिस टेंस का है उसके करस्पॉन्डिंग उसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यहां पे है आर यू लेट, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। उसी में जब मैं देखो, अगर मैं प्रेजेंट में लेट हो रहा हूं क्लास में तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम लेट फॉर द क्लास। इसी चीज को मैं पास्ट टेंस में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आई वॉज लेट। तो जो वाक्य यहां प्रेजेंट टेंस का उसको पास्ट टेंस में बदलना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। आओ देखो, ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर आस्क्ड, क्यों, क्योंकि सेट टू द पूछा है, आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहां पे दैट लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ना इफ ना वेदर ना दैट। कंजंक्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है ना, मेरे को टर्म एग्जैक्टली अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, क्लास के बाद याद आएगा मुझे, ये लग रहा है, हाँ, क्या बोलते हैं उसे, एक तो सुपरफ्लुअस एक टर्म होता है हमारा, ठीक है, एग्जैजरेट करना, जैसे यू आर द बेस्टेस्ट, और एक वर्ड और होता है रिडंडेंसी, यस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे अब
वाई है यहाँ पे, तो वाई है जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है वही क्या करेगा, एक तरीके से देखा जाए तो यही यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर लेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे लिखो वाई, ठीक है, तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर वेदर नहीं आएगा, तो इसलिए सिंपल है। फिर क्या करना है अब इसके हिसाब से, देखो इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कैसे चेंज होगा कि इसको हम किस में लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तो हम यू में ही डील करेंगे, मतलब सॉरी हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा ये, टीचर स्टूडेंट की स्टोरी में हम तो कहीं है नहीं, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो वाई ही वॉज लेट फॉर द क्लास, लो बन गया वाक्य। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट फॉर द क्लास। अब अगर ये सोच रहे हो आप कि इसमें आई और यू क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इस स्टोरी में ये मान के चलो कि ये वाला स्टेटमेंट जो था ये मैंने किसी को कहते हुए सुना, टीचर को स्टूडेंट से कहते हुए मैंने सुना है, और ये वाला स्टेटमेंट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। तो जब मैं इन दोनों का, तो ये हमारे लिए थर्ड पर्सन हुए या नहीं हुए? थर्ड पर्सन क्यों हुए? क्योंकि इस स्टोरी में मैं और आप कहीं है ही नहीं। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी। इसमें तब होता आई सेड टू यू, कि आई सेड टू यू, अब ये क्लियर कट हो गया कि इसमें हम दोनों की बात हो रही है। तब अगर मैं ये पूछूंगा यार यू लेट, आई सेड टू यू, तब होता है ये। क्लियर है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, ये हो गया डायरेक्ट बिल्कुल एकदम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट फॉर द क्लास। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और देखो। राम सेड टू मोहन व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। राम ने मोहन से कहा तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। अब एक चीज सोचो, इस राम वाले में हम कहीं हैं? हम कहीं नहीं है इस राम और मोहन की स्टोरी में। इसका मतलब ही हमारे लिए, अब हम जो यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में जो हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे वो होंगे सिर्फ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी इसमें क्या है कि दोनों किस में है, नंबर क्या है, सिंगुलर, तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। चाहे मैं राम की बात कर लूं चाहे मोहन की, मुझे लगाना ही है, क्योंकि दोनों का नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों, बोथ दी सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर इन नंबर। तो राम आस्क्ड मोहन, टू मत लगाना, वाई। अब देखो यहां क्या है, डिड यू नॉट, वाक्य किसका है, पास्ट टेंस का। किसका? वो भी सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट को मैंने बोला था किसमें चेंज करोगे, सिंपल प्रेजेंट में। नहीं, सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। एक स्टेप पीछे जाना है। सिंपल पास्ट से भी पुराना क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ऑब्वियस ही बात है यार, जब प्रेजेंट की दी हुई चीज को पास्ट में बदल रहे हो तो जो चीज ऑलरेडी पास्ट में उसकी परफेक्ट फॉर्म उसको बदल देंगे। क्लियर है? तो राम आस्क्ड मोहन व्हाई। अब क्योंकि आपको पता है राम और मोहन थर्ड पर्सन है हमारे लिए, तो क्या आ जाएगा, व्हाई ही के बाद क्या आएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड। अब ऑब्वियसली बात है, यू है तो योर है, ही है तो क्या आ जाएगा, हिज होम वर्क। लो, तो राम आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? राम आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखो सिंपल सा वाक्य है बिल्कुल। डिड है, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। मैंने कहा प्रश्नवाचक वाक्य फिर प्रश्नवाचक नहीं रहता है इनडायरेक्ट नरेशन में, और इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा आराम से। देखो, राम आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और देखते हैं, चलो। तो ये दो एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद सारी चीजें नॉर्मल ही हैं, सिर्फ WH वर्ड्स का फर्क है। मैंने आपको जो बताया था कि वाई लगा लो, वेयर लगा लो, व्हेन, हाउ, ये सब लगा लो आप। टेंस का जो चेंज है वो वैसे ही होगा जैसे कि आपको पहले बताया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर डिफरेंस आता है वो मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट नरेशन में जो प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा होता है वो एजर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर है? देखो, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, वाई आएगा, दैट मत लगा देना, इफ और वेदर नहीं आएगा। इफ और वेदर सिर्फ वहां आता है जहां पे WH वर्ड देखने को ना मिले प्रश्नवाचक वाक्य में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले। ठीक है, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाई हैव यू फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, राम ने अपने दोस्तों से पूछा क्यों तुम लोग, तो यहां पे यू कौन है, हिज फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हमारे लिए यहां पे थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहा है वो। क्लियर है? थर्ड पर्सन किसकी बात हो रही है, प्लूरल की, तो हम यहां फ्रेंड्स के लिए क्या लगा देंगे, दे। ठीक है, तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाई हैड दे, नहीं, ऑप्शन दोनों मिलेंगे तुम्हें पेपर में, हैड दे भी, पर हमें चूज कौन सा करना है, व्हाई दे हैड फेल्ड इन द एग्जाम। लो, बन गया वाक्य आपका। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाई दे हैड फेल्ड इन द एग्जाम।
ठीक है जी। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल, सीता सेड टू मोहिनी व्हाई हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, देखो, सीता आस्क्ड मोहिनी व्हाई। अब सीता ने मोहिनी से पूछा, हमें पता है कि यहां पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जेंडर क्या है, फीमेल है, तो शी का प्रयोग करेंगे। शी का क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, यहां पे सिंगुलर, एक वचन में है, तो एक वचन में हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, शी। तो सीता आस्क्ड मोहिनी व्हाई शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। तो देखिए मैं आप लोगों को ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स अभी यहां करवा सकता हूं, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस का उठा लूं, एक पास्ट टेंस का, पर ठीक है कुछ चीजें जो हैं वो अभी क्वेश्चंस जो कभी डिस्कस करेंगे, कभी सेशन, अभी लाइव सेशन में मैं थोड़ा सा काफी टाइम से प्रयास कर रहा हूं, बट ड्यू टू सम मतलब रीजंस आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, बट कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी लाइव सेशन से जुड़ूं आपके साथ, क्लियर है। और वीडियोस भी थोड़ा सा भी टाइमली मतलब नहीं पोस्ट हो पा रही है, चलिए उसके तो कई चीजें हैं, जैसे थोड़ा फंक्शंस वगैरह कई चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा मतलब आदमी लेट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो चलिए ऐसे कुछ एग्जांपल्स, मतलब मैंने पहले भी आपको बता रखा है किस तरीके से चेंज होता है, ये सारी चीजें रिपीटेटिव ही एक तरीके से देखा जाए अभी तक फिलहाल अगर बात करें तो खाली स्ट्रक्चर डिफरेंस है बस, बाकी तो रिपीटेटिव ही है, और रिपीटेटिव ही रहने वाला है वो आगे भी, कि टेंस कैसे चेंज करना है बस। अभी क्या था, अभी इंटरोगेटिव बताया, उससे पहले एसर्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात हो रही थी, फिर थोड़ा सा चेंज क्या करा कि हर बार से और सेड और टेल ही रहे ऐसा नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। कई बार क्या है, प्रश्न पूछ रहे हो किसी से तो आस्क लगा दिया, इंक्वायर्ड ऑफ लगा दिया। अब क्या करेंगे, अगली वाली वीडियो में यही देखेंगे कि क्या क्या नेसेसरी चेंजेस आते हैं, क्या क्या मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से किस तरीके से चेंजेस आते हैं हमारी इस वर्ब पे। अभी तक एक ही चेंज बताया मैंने कि सेट को आस्क में कब बदलना है, वेन एवर यू आस्क समथिंग, जब भी आप किसी को पूछ रहे हो तो इंक्वायर ऑफ और आस्क। अभी यहीं पे हम कमांडेड का भी यूज करेंगे, अर्ज का भी यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का भी यूज करेंगे, विश का भी यूज करेंगे, ऑर्डर्ड का भी यूज करेंगे कि ऑर्डर्ड कैसे लगाना है, वो सब आगे मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप ये आपको मतलब इंफॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नरेशन पे बेस्ड अपनी नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।